दिल्ली के रोहिणी में बागेश्वर धाम के समर्थकों ने उनके समर्थन में धरना दिया है और ये लोग पोस्टर बैनर के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे। आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। लेकिन देश भर में जहां कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं तो वहीं समर्थन भी मिल रहा है। तो आस्था वर्सेस अंधविश्वास, दावे दलील चुनौती के बीच बाबा बागेश्वर की लड़ाई है और दिल्ली तक पहुंच गई। पहले नागपुर से शुरुआत, फिर मध्य प्रदेश, फिर रायपुर में कार्यक्रम चल रहा है और इस बीच देश भर में समर्थन भी मिल रहा है। ये देखिए जरा, ये रोहिणी दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचे और महिलाओं की बात करें तो वो भी पहुंची हुई हैं और उनके समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है। चलिए अब सीधे हम लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। श्रेया चटर्जी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्रेया, क्या जानकारी है, लोग क्या कह रहे हैं और कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं? सब तस्वीरें भी दिखाइए और अपडेट भी दर्शकों को आप बताएं। देखिए, अभी हम दिल्ली के रोहिणी में मौजूद है और आप विजुअल्स देख सकते हैं कि जो बागेश्वर बाबा की समर्थक है वो यहाँ पे आज मौजूद है। उनका ये उनके सपोर्ट में एक धरना प्रदर्शन है। कुछ उनसे भी बात करेंगे। क्या आप कहना चाहेंगे? अभी जो एक आक्रोश भी है, लोग बाबा के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं जिसके कारण आप लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि जब जब भी सनातन पे हमला हुआ है ये अपोजिट पार्टी वाले ही हमला कर रहे हैं और ये चादर फादर जो हैं। लेकिन मैम, ये जो शंकराचार्य जी ने बोला है कि अगर बाबा जादू करते हैं तो वो क्यों जोशीमठ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते? वो तो हिंदू है, वो तो दूसरे धर्म का भी नहीं है। ये अपनी पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं। ये तो ये भी बोल रहे हैं कि जो मतलब बॉर्डर पर जो हमले होते हैं उसका क्यों नहीं गुरुजी बताते हैं? बॉर्डर वाले क्या गुरुजी के पास आ रहे हैं? जोशीमठ वाले क्या गुरुजी के पास आए हैं? आएंगे तो उनका भी मसला हल हो जाएगा। ठीक, तो आपको अगर आने से मसला हल हो जाएगा ये आप कहेंगे तो आप मानते हैं क्या? जो ये कह रहे हैं कि देखिए, पहली बात मेरा कहना यह है कि ये जो कानून है ये सनातन धर्म को टारगेट क्यों कर रहा जा रहा है? अरे एक मिनट भाई, संविधान में लिखा गया समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार और ये कानून उन लोगों के लिए क्यों नहीं है? एक माइनॉरिटीज जो बोला गया है, डॉक्टर जाकिर नायक इतने धर्म परिवर्तन करवाते हैं उसके ऊपर कोई नहीं। एक बात बताओ, समानता का अधिकार कहाँ है? अधिकार तो देख सकते हैं आशुतोष की कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता है उनमें आक्रोश है। वो कहीं ना कहीं इसको सनातन धर्म के ऊपर एक अटैक के तरीके से देख रहे हैं और इसीलिए आज उन्होंने दिल्ली के रोहिणी में एक धरना किया बागेश्वर बाबा के सपोर्ट में। सनातन धर्म के नहीं, अरे एक चीज बोलनी थी मैडम, पादरी ने 17 लड़कियों का बलात्कार करा, इससे कहो कि ये जो कानून है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। एक मौलवी 6 साल की बच्ची का रेप करता है, उससे कहो कि कार्रवाई करे। सनातन धर्म के लिए क्यों है? ये मैम एक षड्यंत्र है। तो आप देख सकते हैं आशुतोष, यहाँ के जो माहौल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है, उनमें गुस्सा है और यही गुस्सा जाहिर हो रहा है। उनका ये लगता है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सनातन धर्म पे अटैक करना चाह रहे हैं। बिल्कुल श्रेया, ये जानना चाहूंगा आप। बिल्कुल, चलिए आप बने रहें। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लोगों को और आपको बता दें बैनर पोस्टर नारे भी लग रहे हैं और बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। और वहीं आपको बता दें कि पटना में भी उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। जिन लोगों ने भी उन पर आरोप लगाया, तो दो बातें हैं, सवाल है तो जवाब भी है, आरोप है तो समर्थन भी है। अब आपको समझना होगा, तय आपको करना है क्योंकि आप हैं जनता जनार्दन और दर्शक। लेकिन देखिए, आपको बताएं कि मन की बात बता देते हैं बाबा, ये चमत्कार है या फिर अंधविश्वास जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर बहस लगातार चल रही है, जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय बाबा के समर्थन में आए हैं और उन्होंने सवाल उठाया है कि दरगाहों के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता। इस पर बरेली के मौलाना ने उन्हें जवाब दिया। कैलाश विजयवर्गीय का क्या कहना है और मौलाना क्या कुछ कह रहे हैं, दोनों की प्रतिक्रिया बारी बारी। का मैंने इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं है, मेरे इष्ट का चमत्कार है, मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा में विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए ये इस प्रकार के उनके पर आरोप लगाना मिथ्या है। और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और एक महात्मा जी के सामने, हिंदू महात्मा है वो, उनके सामने इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज तक किसी ने जावरा के दरगाह पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया? दरगाहों पर जो रूहानी इलाज किया जाता है उस पर उंगली उठाने के लिए आजाद हैं, जबकि दोनों पहलू हैं, दोनों तरफ देखना चाहिए। ये एक रूहानियत का मामला है।
रूहानियत के मामले में सियासी लोगों को अमल दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इस खबर पर नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं जम्मू से खबर, क्योंकि जम्मू में तीन धमाके हुए और 3 धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एलजी की हाई लेवल बैठक चल रही है। और बैठक में आपको बता दें सेना, पुलिस और खुफिया विभाग के लोग शामिल हैं, यानी उच्च अधिकारी इसमें मौजूद हैं। उधर धमाके की जांच में तफ्तीश में जुटी एनआईए टीम आज मौके पर पहुंची हुई है और छानबीन की जा रही है। देखिए जरा किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में नेतृत्व में यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस के जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो शामिल हुए हैं इसमें। और ज्यादा जानकारी के लिए, आप सभी को अपडेट देने के लिए हम सीधा लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर। सुनील भट्ट हमारे सहयोगी जो सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या यह बैठक समाप्त हो गई या फिर बैठक चल रही है? कौन कौन पहुंचा हुआ है? क्या है लबो-लुबाब? तफसील से आप दर्शकों को अपडेट साझा करें। जी आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है। अभी हम बात कर रहे हैं और इस समय भी उनकी बैठक अभी जारी है। और इस बैठक में जो जम्मू कश्मीर के जो जिला उपायुक्त हैं और साथ ही में जो जिलों के जो एसएसपीज हैं वो मौजूद हैं, इस बैठक में शामिल हैं। उनसे भी राय ली जा रही है कि आने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर किस प्रकार की सुरक्षा इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, उसको लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही में दूसरी एजेंसियों के भी लोग वहां पर मौजूद है, अधिकारी मौजूद है, तो विचार विमर्श हो रहा है। क्योंकि कल ही यहाँ पर सिलसिलेवार तौर पर 2 धमाके हुए हैं, आतंकी हमले हुए हैं, तो इसको लेकर खासा चिंता है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी। इसीलिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज उच्च स्तरीय बैठक को बुलाया और है, जिसमें तमाम जो जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी गई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को। तो एनआईए की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, वो तफ्तीश कर रही है। क्या अभी भी उनकी मौजूदगी है या फिर जांच करके जा चुके हैं? जी, मैं बिल्कुल उसी बिंदु पर आ रहा था कि जहां पर ये विस्फोट हुए हैं, दरअसल आईईडी के जरिए दोनों धमाके कराए गए थे टाइमर लगाकर। और जो ये नरवाल का इलाका है जहां पर ये धमाके हुए हैं, वहां पर जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है एनआईए, उनकी एक टीम आज गई और वहां पर उन्हें कुछ साक्ष्य जुटाए और उस पूरे इलाके का मुआयना किया। फिलहाल अभी कुछ वहां, क्योंकि काफी वो कंजेस्टेड इलाका है, तो कुछ क्षेत्रों में अभी वहां पर जो तलाशी अभियान है अभी भी किया जा रहा है। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कहीं और कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है। लेकिन अभी जो एनआईए है वो जांच में जुट चुकी है और सभी एजेंसियां कंधे से कंधे मिलाकर इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। शुक्रिया सुनील, इस खबर पर जानकारी दर्शकों को पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाकर रखें। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू से गुजर रही है और हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने इस यात्रा के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। आपको दिखाते एक रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 14 राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से होते हुए अब जब जम्मू की ओर बढ़ रही है, तो अपने आप में ये कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक क्षण है। वहाँ आप राहुल गांधी को देख रहे हैं किस तरह से वो यहाँ पे जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, उनसे मिलते हुए सुरक्षा के सख्त पहरे के बीच ये यात्रा जारी है। एक तरफ जम्मू में ट्विन ब्लास्ट हुए, उसके बाद से ही और रिपब्लिक डे के मद्देनजर सुरक्षा चारों तरफ आप देखिए कि काफी बढ़ाई गई है और जम्मू से ये यात्रा श्रीनगर की और बढ़ेगी। राहुल गांधी कड़ाके की सर्दी में भी इसी तरह से, जिस तरह से वो कन्याकुमारी से चले थे, उसी तरह से वही पहनावे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ये एक विपक्षी एकजुटता के लिए भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा सबब हो सकता है अगर ये यात्रा श्रीनगर में विपक्ष की एक जुटता दिखाने में सक्षम रहती है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ मौसमी सिंह, सांबा आज तक। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ देश के पूर्व जज, नौकरशाह, राजनयिक और सैन्य अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। क्यों? वो इसलिए कि इन लोगों ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन में दिखाई गई बातों से कड़ा ऐतराज जाहिर किया है और खुला पत्र लिखा है। इस पर अब तक 302 हस्तियों ने दस्तखत कर दिए हैं, सिग्नेचर्स किए हैं और इनमें 133 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 156 सशस्त्र सैन्य अधिकारी, 33 पूर्व राजनयिक और 13 सेवानिवृत्त जज शामिल हैं, रिटायर्ड जज। इस ज्ञापन में इस बात पर कड़ी आपत्ति जाहिर की गई है कि भारत की छवि को धूमिल करने की निहायत घटिया कोशिश की गई है। तो बीबीसी के खिलाफ ये मोर्चेबंदी, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का सख्त विरोध हो रहा है। भारत की छवि धूमिल करने की साजिश शब्द का प्रयोग। और पीएम मोदी को लेकर ये जो भी डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई और उस पर ये जो अभी आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, दरअसल वो 302 हस्तियां हैं हमारे भारत की जानी मानी,
चाहे वो राजनीतिक या वो ब्यूरोक्रेट्स, वो जो जज हैं, उनमें बहुत लोगों के नाम शामिल हैं। और इस बीच किरण रिजिजू, जो देश के कानून मंत्री हैं, उनका ट्वीट सामने आया। लिखते हैं, भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशा से दूर नहीं हुए हैं। नशा, वो लोग बीबीसी को भारत के उच्चतम न्यायालय से ऊपर मानते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं, और अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा देते हैं। किरण रिजिजू का यह ट्वीट है। और 302 दिग्गज हस्तियों ने यह विरोध प्रकट किया है। कुछ और हस्तियों ने क्या कुछ बात रखी है, अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से तीखी टिप्पणी की है, इसको लेकर आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए जरा। क्या हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी इससे एक चीज से खत्म हो जाएगी? बड़ा मजबूत मुल्क है भैया, इसको इतना कम। मुझे देखिए, कई मैं अग्री करूं ना करूं, मुझे स्मरण है, मैं बहुत छोटा था, माता पिता बताते थे कि जब देश में इमरजेंसी लागू थी तो लोग बीबीसी सुनते थे। ये भी तथ्य है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि अतिरेक की कार्रवाई से बचा जाए। परिपक्व लोकतंत्र में जिसको जो खारिज करना है वो करे। कई सालों से मैं देख रहा हूं कि बीबीसी, जो हम लोगों ने सोचा था कि एक न्यूट्रल क्रिटिक के तौर पे काम करेगा, वैसी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो अब नहीं रही। इनकी हर चीज में एक एजेंडा नजर आता है, भारत को नीचा दिखाने का एक आइडिया नजर आता है। भारत इतना बढ़ रहा है, ऐसे मौके पे उसको उनके जैसे पेट में हजम नहीं हो रहा है कि भारत इतना कैसे बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आंसर को भी नकारा करते हुए, उसको साइडलाइन करते हुए, वो एक नए एजेंडे के थ्रू एक नई चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और बीबीसी पर पहले से भी आरोप लगते रहे हैं। देखिए, इस बीच आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मोदी है तो मुमकिन है का नारा आज वैश्विक नारा बन चुका है। सीएम योगी ने कहा कि G20 सम्मेलन से भारत को अपनी ताकत दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और निवेश के मौके बढ़ रहे हैं। और निवेश के चलते 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार मिल चुका है। आज जब हम 7 माह के बाद फिर से प्रदेश कार्य समिति के इस बैठक में यहां पर उपस्थित हुए हैं, हम सबके सामने देश के प्रमुख राज्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय, अब तक के रिकॉर्डतम मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन गुजरात के अंदर 7वीं बार होना, यह अपने आप में एक नए उत्साह और उमंग की ओर हम सबको प्रेरित करता है। आजादी के अमृत महोत्सव को हम में से कदाचित कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने 1947 में आजादी के उत्सव को देखा होगा। लेकिन आजादी का मतलब क्या होता है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ की आबादी के भारत ने उस उत्सव के साथ जुड़ करके हर घर तिरंगा लगा करके अपने आप को साबित किया था कि आजादी के वास्तविक उत्सव का मतलब क्या होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन में हर घर तिरंगा के माध्यम से हर एक भारतवासी का आजादी के उत्सव के साथ जुड़ना, या आजादी के महोत्सव को कई गुना अधिक रोमांचित और उत्साहपूर्ण बना लिया। भाइयों बहनों, इस दौरान ढेर सारी उपलब्धियां स्वतः ही भारत के अंदर विगत 8 वर्षों के अंदर हुए कार्य, प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशील नेतृत्व में जो भी मानक गढ़े गए, वे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देख रही है। जहां भी दुनिया के अंदर संकट आ रहा है, लोगों की आशाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, हर व्यक्ति इस बात के साथ कि जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। और वैश्विक मंत्र को आज लोगों ने अंगीकार किया है। G20 की अध्यक्षता
उसका एक उदाहरण हम सबके सामने है। देखिए, इन दिनों पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो और कश्मीर हो, लेकिन कश्मीर के गुरेज से इस बीच एवलांच की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। और हाल फिलहाल आपको बता दें, कश्मीर से कई बार एवलांच की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसको आप सभी तक हमने पहुंचाया भी था, रखा था। ये गुरेज सेक्टर है जम्मू कश्मीर से एवलांच की ताजा तरीन तस्वीरें देखिए जरा। रात की बात है, गनीमत की बात यह है कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया, जानमाल की कोई नुकसान की खबर नहीं है। और वहीं पर देखिए किस तरह से लोग भागते भागते भी नजर आ रहे हैं मवेशियों के साथ अपने। वंचित करने वाली लेकिन खतरनाक तस्वीरें देखिए जरा। एक तरफ गुरेज, दूसरी तरफ सोनमर्ग की तस्वीर। सोनमर्ग वाली तस्वीर थोड़े दिन पहले की, यानी 14 जनवरी की है, और गुरेज की अभी हाल की तस्वीरें हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 22 जनवरी की आज की तस्वीर है गुरेज वाले। तो चलिए, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सर्दी में इजाफा है। फिलहाल ऐसे ही मौसम अभी रहने वाला है, लेकिन धूप खिली हुई है। रखिए अपना ध्यान। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।